Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। आज हम अपने मेंस पर्याप्त के इस सेशन में जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज रिप्लेसमेंट, अनदर वन इज ट्रांसप्लांट। आजकल रिप्लेसमेंट बहुत न्यूज में है, क्यों है, कैसे है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ है किसके बारे में? ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज अ सेल ऑर्गेनेल, मतलब सेल का भी एक पार्ट, जिसके डिफेक्ट की वजह से एक पर्सन की डेथ तक हो सकती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? जैसे ये एक सेल है, ओके, और इसमें है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। न्यूक्लियस डिसाइड करता है सेल कैसे कब क्या करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे, न्यूमरस। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का बैंक होते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ एवरी सेल, मतलब यहाँ से एनर्जी आती है। न्यूक्लियस जो काम करने के लिए बोलेगा, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी, वो एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एनलार्ज्ड। ओके, ये एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। वो सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। अब इसके फीचर्स क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में हमें जानना होगा। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं, लाइक मेनी अदर ऑर्गेनल्स ऑफ आवर सेल। पहला ऑर्गेनेल ये वाला होता है, ये जो बाहर स्मूथ हो रहा है, और दूसरा लेयर ये होता है, जिसके बहुत सारे फोल्ड्स बने हैं, दिस वन। दिस इज द सेकेंड लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर, और ये वाला होता है आउटर लेयर। सो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, फिर ये एनर्जी बनाता है। इसका एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे न्यूक्लियस का खुद का डीएनए होता है, पूरे सेल के फंक्शन को वो डिटरमाइन करता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के भी खुद के कुछ ओन डीएनए होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं और लिखते हैं mtDNA। ओके, अब इनका जो यहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया का जो टोटल जीनोम होता है, मतलब टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर टोटल माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को बोलते हैं माइटोजीनोम। जैसे न्यूक्लियस में जो टोटल डीएनए होता है उसको सेल का जीनोम कहते हैं, वैसे ही ये हो गया पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम। नाउ ये डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कम परसेंट में होते हैं, लाइक 0.02% और 1%, इससे ज्यादा नहीं। इतने ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी डेवलप करने के लिए। बहुत कम डीएनए होते हैं। अगर इन्हीं डीएनएज में कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या होगा? एनर्जी ठीक से सिंथेसाइज नहीं होगा। अगर इन्हीं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई डिफेक्ट हो गया तो फिर ठीक से एनर्जी सिंथेसाइज नहीं होगी। इससे बहुत सारे सेल्स, जैसे कि हमारे ब्रेन के सेल्स, हार्ट, लिवर, लंग, किडनी और बहुत सारे सेल्स का ठीक से काम करना बंद हो जाएगा, वोंट फंक्शन प्रॉपरली। अभी अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो जो इंसान है उसको हो जाएगा एक जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट? हो सकता है इससे उसका पूरा ऑर्गन ठीक से काम ना करे, या फिर अल्टीमेटली वो बच्चा फेटल भी हो जाए, डेथ भी हो जाए उसकी। ठीक है, सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ऐसा लगभग 10,000 बच्चों में एक बार
होता ही है, देखा गया है। तो इसको डील कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रॉब्लम है, हमारा जो बैंक है, पावर हाउस है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको कैसे चेंज किया जाए? क्योंकि ये तो इसका खुद का डीएनए है, न्यूक्लियस इसको डिटरमाइन नहीं करता। सो हाउ टू डील विथ माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को हम कैसे डील कर सकते हैं? इसके दो प्रोसीजर्स होते हैं, वन इज दिस, अनदर वन इज दिस। पहला क्या है जो अभी ज्यादा न्यूज में है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट और डोनर थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MRT, रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर MDT, डोनर थेरेपी। माइटोकॉन्ड्रिया को आप चेंज कर दो, ठीक है। दूसरा है ये वाला, स्टेम सेल डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, इसमें स्टेम सेल्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है बिफोर बर्थ और ये होता है आफ्टर बर्थ। तो क्या होता है बिफोर बर्थ, आप कब करोगे? जब पेरेंट में ही आपको पता चल जाए कि डिफेक्ट है। when we know when we know that the parent has a defect। इसमें कब होता है? जब हमें नहीं पता, when we don't know that parent has a defect, parent को डिफेक्ट है और फिर बेबी में वो डिफेक्ट ट्रांसफर हुआ है। ओके, अब ये जो डिफेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रॉब्लम है, ये आता किससे है? मदर से आता है या फादर से आता है? ये आता है मदर से। क्यों? क्योंकि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब दोनों मिक्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्पर्म से हम पूरे सेल का, अगर ये सेल है, दिस इज द स्पर्म, ओके, सिर्फ न्यूक्लियस लेते हैं, स्पर्म का सिर्फ ओनली न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। ये न्यूक्लियस एंटर करता है एग में, एग के पूरे सेल में, दिस इज द एग, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस आया, ठीक है, दिस इज स्पर्म का न्यूक्लियस SM, एंड दिस इज एग का न्यूक्लियस EM। बाकी इस सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सब मदर के होते हैं। ऑलराइट, सो स्पर्म से, यानी कि फादर से, वी आर ओनली टेकिंग द न्यूक्लियस। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया किससे आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, या पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये वाला पूरा माइटोकॉन्ड्रिया आता है मदर से। तो अगर मदर डिफेक्टिव है तो बेबी भी डिफेक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसमें फादर का कोई रोल नहीं है, फादर ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स द न्यूक्लियस, मदर की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम हो सकता है बेबी में। तो अब एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि इनमें होता क्या है शॉर्ट में। लेट्स गो। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट और डोनर थेरेपी, ये हमारा फर्स्ट है, ओके। इससे नया कॉन्सेप्ट आया है, 3 पेरेंट बेबीज, मतलब 3 पेरेंट्स चाहिए। कौन से? एक पापा, 2 मम्मी। कैसे होते हैं? जैसे कि हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे आता है? मदर से। वो आता है मदर से, राइट। सो क्या है, डिफेक्ट तो मदर में ही है, मदर के सेल में। सो क्यों ना मदर का वो सेल ही चेंज कर दिया जाए, न्यूक्लियस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ मदर का सेल चेंज करेंगे। सो लेट अस चेंज द सेल ऑफ मदर, जिसके अंदर बाकी पूरा का पूरा कंपोनेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा? ये हो गया पहला। इसके भी 2 टेक्निक्स हैं, हम देखेंगे। दूसरा ये पेशेंट कपल, डोनर कपल, एक डोनर होता है,
बेसिकली क्या करेंगे, जो रियल मदर है, एक्चुअल मदर है, उनका ये एग है, पेशेंट मदर, आई एम राइटिंग पी, ओके। और ये हो गया डोनर मदर, डोनर मदर, ठीक है। इनका हम लोग न्यूक्लियस निकाल लेंगे और इनका भी न्यूक्लियस निकाल के फेंक देंगे, न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इससे क्या बना, सिर्फ न्यूक्लियस आया और इसका पूरा सेल आ गया जिसमें न्यूक्लियस नहीं है बट माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, फ्यूज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया एंड जिसका हमें न्यूक्लियस चाहिए, जिससे बेबी को मैक्सिमम डीएनए मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए मिलेगा 0.01%, नॉट मोर देन दैट, ओके। सो बेसिकली उसको मदर का डीएनए मिल गया, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो हमने न्यूक्लियस निकाला, ये कौन से स्टेज में निकालेंगे, दो स्टेजेस में निकाल सकते हैं। एक होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये वाला स्टेप मैंने बताया, सपोज दिस इज फॉर बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब जो मदर है, जो मदर है, ये मदर है, ओके। दिस इज द मदर, मदर का न्यूक्लियस निकाल लिया और जो डोनर मदर है उनका न्यूक्लियस डिस्कार्ड कर दिया, फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया, हाइब्रिड तैयार हो गया। दिस इज अ हेल्दी अनफर्टिलाइज्ड एग। इस एग के साथ हम लोग स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करेंगे, दिस इज द स्पर्म, इसका फर्टिलाइजेशन करेंगे, इससे बेबी बन जाएगा, हेल्दी बेबी। दूसरा होता है ये होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करेंगे, पहले फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। मम्मी पापा दोनों का एग, एग और स्पर्म का न्यूक्लियस आके मिल गया, ठीक है। डोनर कपल का भी फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्यों करते हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। इसका न्यूक्लियस निकाल लिया और इसका न्यूक्लियस निकाल करके डिस्कार्ड कर दिया, फिर दोनों को मिक्स कर दिया, फिर एम्ब्रायो बन गया, इसको मदर पे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया मदर पे। इसमें भी जो बेबी हुआ, एम्ब्रायो बन गया था, इसको भी मदर में ट्रांसफर कर दिया, फिर बेबी हो गया, ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन हुआ, इस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस में एक फर्क है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद, ये फर्टिलाइजेशन के पहले। दोनों को ग्रो करने के लिए अलग तरह के सिग्नल्स चाहिए, अलग तरह की पाथवे होनी चाहिए, सेल को अलग तरह का काम करना होगा। अगर हम डोनर में फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे तो उसका सेल उस तरह से प्रिपेयर ही नहीं होगा कि उसमें जो न्यूक्लियस आ रहा है वो कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड है या फर्टिलाइज्ड है। इसलिए इसको हम इसको भी फर्टिलाइज कर देंगे, अगर ये फर्टिलाइज्ड है तो इसको भी फर्टिलाइज्ड रखेंगे ताकि सेल को पता चल जाए, उसकी एक प्री कंडीशनिंग हो जाए, ठीक है। तब वो इस चीज को, इस नए न्यूक्लियस को, जो फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस है, उसको वो अच्छे से संभाल पाएगा, तब बेबी फॉर्म होगा, दिस इज इट। इसको, ये एक ब्रॉड टेक्निक में आता है, दैट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है वो होता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर दूसरे एक्सटर्नल मीडिया में, लैब में, इन विट्रो, ठीक है। मतलब आप यहाँ से मदर से एग निकाल लेंगे और इनका अलग से स्पर्म निकाल लेंगे, दोनों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर लैब में, डिशेस में या फिर टेस्ट ट्यूब्स में उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। द टू पीपल डू नॉट हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, लाइक दैट। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट और डोनर थेरेपी, जहां पर फीमेल डोनर से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टेम सेल डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट।
उन दोनों में क्या फर्क था, इसमें और उसमें? वो था बिफोर बर्थ, ये है आफ्टर बर्थ। कब? सपोज दिस इज अ बेबी, स्मॉल बेबी, इसको डिफेक्ट है और हमें पता ही नहीं था। अब इसकी पूरी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कितने सारे सेल्स हैं, हम सबको ठीक नहीं कर सकते, पर कुछ सेल्स को हम सिर्फ फिर भी चाहे तो ठीक कर सकते हैं, और मे बी नॉट द बेस्ट बट एटलीस्ट बेटर लाइफ दे सकते हैं, कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे? स्टेम सेल्स को लेके। स्टेम सेल्स मतलब, अगर आपने सुना ही होगा, स्टेम सेल्स वो होते हैं जहां से आप किसी भी डायरेक्शन में सेल को ग्रो कर सकते हो। मतलब आप चाहे तो स्टेम सेल से लंग ग्रो कर सकते हो, लिवर ग्रो कर सकते हो, हार्ट के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, स्किन के सेल्स, आईज, एनी ऑर्गन यू कैन डेवलप, एनीथिंग यू कैन डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल्स। अब इन्हें स्टेम क्यों कहते हैं? सपोज दिस इज अ प्लांट, दिस इज द स्टेम एरिया, आप इसको यहां से बीच में से काट दो, अगर आप अपर पार्ट को लेकर जमीन में बिठा दोगे तो क्या होगा, वहां से रूट्स डेवलप करेंगे। वैसे ही इस पार्ट से आप ऐसे खुला छोड़ दो, यहां से क्या डेवलप करेंगे, लीव्स एंड ब्रांचेस या फिर शूट। सो स्टेम वो पार्ट होता है जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हो। इसीलिए हमारी बॉडी में भी ऐसे सेल्स होते हैं, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, हर प्लांट में, हर बैक्टीरिया में, सब में ये सेल्स होते हैं जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं। तो इन सेल्स को लेते हैं। ये सेल्स बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं? बहुत सी जगहों पे होते हैं। उनमें से एक पॉइंट है बोन मैरो। बोन मैरो मतलब, अगर ये आपकी हड्डी है, यहाँ पे जो जगह है ये होता है बोन मैरो, यहाँ पर स्टेम सेल्स होते हैं जहां से किसी भी डायरेक्शन में आप ग्रो कर सकते हो, एंड दे कैन डिवाइड मेनी टाइम्स, मच मोर देन नॉर्मल सेल्स। बहुत बार ये ग्रो करते हैं, इनको मारना बहुत मुश्किल होता है स्टेम सेल्स को। तो क्या करते हैं, मतलब ये ऐसे सेल्स हैं जो आप बार बार ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, और ये अनहेल्दी बेबी के लिए, अनहेल्दी बेबी का या फिर अनहेल्दी ह्यूमन का, अनहेल्दी का, इसमें से हमने स्टेम सेल्स निकाल लिए। फिर आते हैं हेल्दी ह्यूमन के पास। एक और हेल्दी ह्यूमन लेते हैं, उसका माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, ये हो गया हेल्दी पर्सन। इसका क्या करेंगे हम लोग, इससे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया हमने एक्सट्रैक्ट किया। उस माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सट्रैक्ट करके आप इसमें डाल दो, ओके। तो इस सेल का क्या हो गया, इट इज बेसिकली स्टेम सेल of the patient, stem cell of the patient with donors healthy mitochondria, ठीक है। अब इनको आप टेस्ट ट्यूब पे ग्रो करो या फिर पेट्री डिश में ग्रो करो, जिसमें आपको मन करे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड मच मोर, ओके। और ये मरते भी नहीं है, दे डोंट डाई इजीली, डोंट डाई इजीली, ये हमारा रिजर्व होते हैं, ठीक है, डोंट डाई। फिर आप जाके इसको दोबारा इसके बोन मैरो में डाल दो, तो क्या हो गया, काफी हद तक इस पेशेंट को हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, क्योंकि ये सेल्स मरेंगे नहीं। आप दूसरे सेल में भी कर सकते हो, स्किन सेल लेके भी कर सकते हो, पर वो तो मर जाएंगे, कुछ दिन के बाद मर जाएंगे और ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, उनसे ग्रोथ ज्यादा नहीं हो। बट स्टेम सेल्स काफी दिनों तक रहेंगे। बट एक प्रॉब्लम है उसमें और इसमें, डिफरेंस क्या है, वो जो था एक सेल में आपने पूरा कर दिया था, वो सेल डिवाइड करेगा, उससे पूरा का पूरा बहुत सारे सेल्स बनेंगे,
फिर वहां से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड है, ओनली सम सेल्स कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। दिस इज द डिफरेंस। तो ये हो गया स्टेम सेल डिराइव्ड माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके इश्यूज क्या है? इश्यूज ये है, जब आप न्यूक्लियस ट्रांसफर कर रहे हो माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी में, रिप्लेसमेंट थेरेपी में, न्यूक्लियस जब आप ट्रांसफर कर रहे हो पूरे सेल के का न्यूक्लियस, ये जब ट्रांसफर कर रहे हो तो ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस होता है। हो सकता है इसके साथ थोड़े बहुत छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया भी ट्रांसफर हो ही जाएं। ओके, tiny number of abnormal mitochondria carried over from the mother's egg to the donor's egg. They will multiply जब बेबी वूम्ब में है, और इससे रिवर्शन या फिर रिवर्सल हो जाएगा डिजीज इन द चाइल्ड। मतलब इतना सब कुछ किया पर कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने उसमें दे दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको सक्सेसफुल अच्छा टेक्निक बोलने के लिए बहुत सारे ट्रायल्स होने चाहिए। इतने सारे ट्रायल्स हुए ही नहीं हैं, बहुत फ्यू ट्रायल्स हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक सक्सेसफुल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या बुरा। दूसरा, लॉन्ग टर्म फॉलोअप की जरूरत है। अपने चाइल्ड डेवलप कर तो दिया, अभी जो दूसरा अनहेल्दी चाइल्ड था जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, उसमें और इसमें दोनों का लाइफ स्पैन में और दोनों के लाइफ स्टाइल में क्या डिफरेंस है, क्या ये हेल्दी है भी या नहीं, वो मॉनिटर करना जरूरी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट। अगर आपने जीन एडिटिंग एंड जीनोम मॉडिफिकेशन वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप प्लीज उसे थोड़ा देख लीजिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। डिजाइनर बेबी का प्रॉब्लम होता है। डिजाइनर बेबी आता है जीएमओ से, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म? जिनमें आप डीएनए या फिर जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज ले लेते हो। ऑर्गेनिज्म अलग होना चाहिए, वहां से आप डीएनए या फिर जीन उठा के पूरा आप एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दोगे। तो क्या होगा, ये है ऑर्गेनिज्म ए, ये है ऑर्गेनिज्म बी। इसका एक छोटा सा डीएनए आपने इसमें डाल दिया, तो इसको जैसा होना चाहिए था नेचुरली, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, इंजीनियरिंग कर दिया। इससे बन गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एंड वी ह्यूमंस आर नॉट सपोज टू डू दैट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली चेंज करना हमारा काम नहीं है, वो नेचर का काम है। बट टेक्निकली इन दिस कॉन्सेप्ट वी आर डूइंग दिस। इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम ये कर रहे हैं, और स्टेम सेल वाले में भी हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो डोनर का डीएनए हम ले रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। कुड बी सेम स्पीशीज और अनदर स्पीशीज, डजंट मैटर, बट आप दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हो। सो इससे डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये अचानक से इतना न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि यूके में फर्स्ट बेबी एमआरटी से बनाया गया, फर्स्ट बेबी सक्सेसफुल। कब शुरू हुआ था इसका? 2016 में। यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज 3 पेरेंट बेबीज। ठीक है, फर्स्ट लीगलाइज किया, और अभी हो गया 2023, मतलब अराउंड 7 इयर्स। 7 इयर्स के बाद फर्स्ट बेबी बना। मतलब कितना ट्रायल किया होगा पर हो ही नहीं रहा था, बट अभी फर्स्ट बेबी बना। अब इसका हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखना होगा, और ऐसे बहुत सारे करने होंगे, तब जाके हम बोलेंगे कंक्लूजन में कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। ओके, और ये लीगलाइज करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है? एचफिया, शॉर्ट में याद रखने के लिए एचफिया, मतलब ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी। ये एस की जगह आप जेड भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ओके, एचफिया अप्रूव किया उन्होंने। ओके, अभी एमआरटी से और ये स्टेम सेल के कॉन्सेप्ट से यूपीएससी में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में आए हैं, इस बार भी आए हैं, और मेंस में भी आ सकते हैं। क्या है?
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी मतलब जो हम पेरेंट्स से लेते हैं, कौन से, जेनेटिक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2021 में ही आया था। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of the egg. A child inherits mitochondrial diseases entirely from mother and not from father. Which of the statements given above is or are correct? ये भी सही है और ये भी सही है, both 1 and 2, right? मदर से ही होता है, क्यों होता है हमने पढ़ा है, क्योंकि फादर से सिर्फ मतलब स्पर्म से सिर्फ न्यूक्लियस आता है, रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स नहीं आते। और दूसरा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, दोनों प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to stem cells frequently in the news, which of the following statements is or are correct? Stem cells can be derived from mammals only. Mammals are one classification or one group of organisms in animals only. क्या ये सही है? नहीं है। हर एनिमल में स्टेम सेल होता है, हर प्लांट में भी स्टेम सेल्स होते हैं। उन स्टेम सेल्स को दूसरा नाम दिया जाता है, पर सब में होता है। So this sentence is incorrect. Stem cells can be used for screening of new drugs. कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ड्रग अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए हमें बहुत सारे सेल्स पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। पहले सेल में करते हैं, फिर दूसरे एनिमल्स में करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, अभी अब इतने सारे सेल्स लाओगे कहाँ से? ऐसे अगर सेल्स हों जो बहुत डिवाइड करेंगे, बार बार डिवाइड करेंगे, मरेंगे नहीं जल्दी, तो तब हम न्यू ड्रग्स को बार बार यूज करके देख सकते हैं ना, वरना कितने सेल्स कलेक्ट करेंगे। सो ये पॉइंट करेक्ट है। थर्ड इज स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज। ये तो हमने माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी देख ही लिया। दूसरा, आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो ब्लड कैंसर के केस में होता है, ये तो सुना ही होगा। सो 2 and 3 आर करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी इस कॉन्सेप्ट से मेंस पर्याप्त में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमआरटी वाला, क्योंकि बिल्कुल रीसेंट एडवांसमेंट है और बहुत इसका जीनोम मॉडिफिकेशन के साथ भी हमने रिलेशन देखा, उसी को लेके क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्कस द इश्यूज ऑफ एमआरटी मतलब माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन जीनोम मॉडिफिकेशन। क्या इश्यूज हैं? पहले हम कह रहे थे कि जीनोम मॉडिफिकेशन हमें नहीं करना है, पर अभी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम प्रोमोट कर रहे हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? क्यों है, कैसे है, इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। ओके, सो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट्स इस टॉपिक को लेके या फिर किसी भी और टॉपिक को लेकर के, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और चाहे तो हमें आप चैट बॉक्स पे भी एड्रेस कर सकते हैं। If you are interested for coaching and mentorship, you can also contact us for online and offline classes. उसके लिए भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस कोलकाता में हाजरा रोड में कैरी ऑन हो रहे हैं। सो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इश्यूज हो, यू कैन डेफिनेटली एड्रेस अस, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।